चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा के निधन मामले में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत लापरवाही के कारण हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच में खुलासा हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत कार्डियक अरेस्ट और सांस की बीमारी की वजह से हुई है। पहले से अस्थमा होने से और सांस की बीमारी होने के बावजूद कंपाउंडर ने लापरवाही बरती और अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस रिपोर्ट को देखते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य सुलझा। कार्डियक अरेस्ट से हुई साध्वी की मौत। कंपाउंडर ने बरती लापरवाही, अस्थमा होने के बाद भी लगाया इंजेक्शन। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि साध्वी की मौत लापरवाही की वजह से हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को सबूत मिले कि साध्वी प्रेम बाइसा को बिना पर्ची के इंजेक्शन लगाया गया था। पहले से अस्थमा होने और सांस की बीमारी होने के बावजूद कंपाउंडर द्वारा लापरवाही बरती गई और अब इस मामले में मेडिकल अधिनियम और निर्धारित कानून प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि साध्वी के पिता द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का कोई कनेक्शन नहीं। इस पूरी घटना से पिता का कोई मैलिफाइड इंटेंशन सामने नहीं आया। प्रेम बाइसा को जब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके पिता विरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह को इलाज के लिए बुलाया। देवी सिंह ने 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जांच की जा रही है कि देवी सिंह इंजेक्शन लगाने के लिए ऑथराइज था या नहीं। क्या देवी सिंह ने किसी डॉक्टर की पर्ची से इंजेक्शन लगाया? इन सभी विषयों पर जांच की जा रही है। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है, जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो 28 जनवरी साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन लगाने का दावा। शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा, अग्नि परीक्षा की बात कही। पिता का दावा, कहने पर मैंने पोस्ट की थी। रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कराया गया। 29 जनवरी बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज। 30 जनवरी अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि। 31 जनवरी गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी। एसआईटी ने मौत की जांच शुरू की। 1 फरवरी एसआईटी ने पिता सेवादार से पूछताछ की। 2 फरवरी एसआईटी की टीम आश्रम पहुंची, सेवादार पिता से पूछताछ की। देर शाम कंपाउंडर से पूछताछ की। 3 फरवरी अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की गई। कर्मचारियों से जानकारी ली गई। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। 12 फरवरी एफएसएल रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। एसआईटी ने अपने जो बयान लिए हैं, 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल की एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम बाइसा के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयां वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पे विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें
किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग उनसे मिले उनके बयाना। कमिश्नर ने यह भी बताया कि साध्वी द्वारा पहले से दर्ज कराए गए मामलों से जुड़े किसी व्यक्ति की इस मौत में कोई भूमिका नहीं मिली है। फिलहाल जांच जारी है और एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं, अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष में पहुंचेंगे। पुलिस ने बताया कि किस तरह से जो कंपाउंडर है क्या वो ऑथराइज था या नहीं, या नर्सिंग नियमों का जो है वो पालन कर रहा था या नहीं, और वो पर्ची कौन लिखने वाला था, ये सारी बातें अभी भी जांच की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जो साध्वी की मौत को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उस मामले में कहीं ना कहीं जो है कंपाउंडर को पुलिस दोषी मानती नजर आ रही है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो अस्थमा कार्डिक अरेस्ट के कारण से साध्वी की मौत हुई है। फिलहाल एसआईटी अभी इस मामले की और जांच कर रही है और जो नर्सिंग नियम है उसकी पालना की या नहीं की, जो गाइडलाइन है मेडिकल की उसकी पालना देवी सिंह ने की या नहीं की, इन सब तथ्यों की पुलिस जांच कर रही है। आने वाले दिनों में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि इसमें दोषी कौन था और कौन निर्दोष। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि कैसे साध्वी प्रेम बाईसा के निधन मामले में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा कर दिया है और कह दिया है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लापरवाही के कारण हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच में खुलासा हो गया है, लेकिन कुछ सवाल अब भी पहेली बने हुए हैं। सबसे पहला, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने का दावा तो किया गया था, उसका क्या? डॉक्टर का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार क्यों हुआ? ये कौन सी? ये सवाल का जवाब कौन देगा? कंपाउंडर ने किसकी पर्ची से इंजेक्शन लगाए हैं? ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल। कंपाउंडर डॉक्टर के बयान अलग अलग क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। डेक्सनोआ डायनपार इंजेक्शन लगे थे, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगने का दावा भी किया गया और डॉक्टरों का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और ज्वलंत सवाल हैं जो हम एनडीटीवी पर पूछ रहे हैं कि भाई कंपाउंडर डॉक्टर का बयान अलग क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये पूछते हैं कि भाई डेक्सोना डायनापार इंजेक्शन लगाए तो गए थे, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने का दावा तो किया गया था। हम एनडीटीवी राजस्थान पर यह पूछते हैं कि डॉक्टरों का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार क्यों हो रहा है। अब देखिए जरा, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि भाई साध्वी की डेथ मिस्ट्री क्या, कब हुआ? 28 जनवरी को तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन लगने का दावा है। शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हुई। 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हुई है। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा गया, अग्नि परीक्षा की बात की गई, पिता का दावा कहने पर मैंने पोस्ट किया था। और सुन लीजिए जरा, रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। और सुन लीजिए, 29 जनवरी को क्या होता है? बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज होता है। अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि दी जाती है। गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी सामने आती है 31 जनवरी को। एसआईटी ने मौत की जांच शुरू कर दी थी 31 जनवरी तक और 1 फरवरी को एसआईटी ने पिता सेवेदार से पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ। 2 फरवरी को एसआईटी की टीम आश्रम पहुंचती है और सुनिए, सेवेदार पिता से पूछताछ फिर से होती है। और सुनिए, देर शाम कंपाउंडर से भी पूछताछ होती है। 3 फरवरी को क्या होता है? अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ होती है और कर्मचारियों से जानकारी ली जाती है, उनसे तक पूछताछ होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, हर एंगल से देखा जाता है और 12 फरवरी को एफएसएल रिपोर्ट आ जाती है, यानी रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं होती। और 14 फरवरी को कंपाउंडर से पूछताछ पुनः होती है और हम आपको बता दें, पुलिस को पीएम रिपोर्ट दे दी जाती है।
28 जनवरी को जो सामने आया है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हम हाजिर होंगे। नमस्कार।